एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। जैसा कि आपको पता है, सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। 2023 का शिफ्ट वन ऑलरेडी पूरा डिस्कस है, शिफ्ट टू का पार्ट वन में बना चुका हूं। तो आज जो है शिफ्ट टू का जो एग्ज़ाम 25 जून को हुआ था 2023 में, उसका पार्ट टू लेकर के आ गए है ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से आगे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके पिछले पार्ट वन में मैंने 26 से 40 तक डिस्कस कर दिया था। और आपको पता ही होगा कि जो 2023 में एग्जाम हुआ था, शुरुआत का 25 क्वेश्चन जनरल एप्टीट्यूड था, बट अब जो है 75 क्वेश्चन सीयूटी पीजी में आपका आता है। और वो 75 का 75 सारा आपका सब्जेक्ट से ही रहेगा। मतलब आप सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स से दे रहे तो आपका पूरा 75 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहेगा, है ना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है। देखिए इसमें दो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू। ठीक है, देखते क्या कहता है। कहता है इन द एक्सट्रीम केस ऑफ परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन द डेडवेट लॉस ऑफ मोनोपोली इज कंप्लीटली एलिमिनेटेड। बिल्कुल, अगर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है तो कंज्यूमर जो भी पे करना चाहता है मोनोपोलिस्ट उससे वसूल लेता है। तो इसका मतलब है किसी प्रकार का डेडवेट लॉस मोनोपोलिस्ट को नहीं होता है। एंड ऑल द सरप्लस इन मार्केट गोज टू मोनोपोलिस्ट। बिल्कुल सही है, जो भी सरप्लस होता है वो किसके पास चला जाता है? मोनोपोलिस्ट के पास चला जाता है। तो ये स्टेटमेंट वन हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है imperfect price discrimination necessarily increase welfare compared to the outcome of a single monopoly price। देखिए होता क्या ना, इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बेसिकली क्या करता है, कभी कभी वेलफेयर बढ़ाता है कंपेयर टू सिंगल मोनोपोली प्राइस। लेकिन यहाँ पे टर्म यूज किया नेसेसरली इंक्रीज, मतलब जरूर ही इंक्रीज करता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, समटाइम इट मे इंक्रीज वेलफेयर इन इम्परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, समटाइम इट मे नॉट। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज फॉल्स। कहीं है वन करेक्ट टू फॉल्स, बस ऑप्शन नंबर थ्री दिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 हमारा है, वो कह रहा है, इसमें फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है ना। कहता क्या है भाई, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नॉट बी लेस देन -1। हाँ, -1 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट का वैल्यू 1 टू प्लस -1 टू +1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, स्टेटमेंट टू है। कहता है रिग्रेशन कोफिशिएंट कैन नॉट बी लेस देन -1। नहीं, ऐसा नहीं है, रिग्रेशन कोफिशिएंट हो सकता है। कोई एक रिग्रेशन कोफिशिएंट अगर लेस देन -1 है तो दूसरा रिग्रेशन कोफिशिएंट -1 से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ऑप्शन स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट टू इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, वो कह रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्केव्ड, है ना। स्टेटमेंट वन है, कहता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्केव्ड। नहीं, याद रखिएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का स्केवनेस नहीं होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तुम्हारा गलत हो गया। दूसरा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन लेप्टोकर्टिक। नहीं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ना ये हमारा होता है मेसोकर्टिक। क्या होता है? मेसोकर्टिक। अगर आप लोग पढ़े होंगे कर्टोसिस तो उसमें शेप ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट वन टू बोथ आर फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, वो मैच करने कह रहा है टोटल कॉस्ट। लिस्ट वन में टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट क्या दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 20 प्लस 10Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस Q का क्यूब, है ना। इसको मैच करना है लिस्ट टू से। ठीक है, क्या कह रहा है, पहला ए में कह रहा है AFC निकालने। तो AFC का फॉर्मूला होता है TFC, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट। तो देखिए जो हमारा टोटल कॉस्ट फंक्शन है इसमें कांस्टेंट जो है हमारा वही टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होता है, मतलब 20 अपॉन क्यू। तो 20 अपॉन क्यू होगा, कहीं है ऑप्शन 4 में है, तो पहला का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, दूसरा में क्या रहा है, वही कॉस्ट फंक्शन दिया है, मार्जिनल कॉस्ट निकालना है।
तो मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग टोटल कॉस्ट को विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट। क्या आएगा, 20 कांस्टेंट है, खत्म हो गया, 10Q का 10 बचेगा हमारा, माइनस 3Q स्क्वायर का 6Q बचेगा, प्लस 3Q का स्क्वायर होगा। कहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा दिया हुआ है 10 माइनस 6Q प्लस 3Q स्क्वायर। तीसरा है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है भाई, तो ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन Q। तो क्या होगा, जो हमारा जिसमें वेरिएबल है 10Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस Q का क्यूब, ये हमारा टोटल वेरिएबल कॉस्ट होता है, ठीक है। 10Q माइनस 3Q स्क्वायर प्लस Q का क्यूब अपॉन Q। तो Q सब में कॉमन निकल जाएगा, नीचे से कट जाएगा, बचेगा कितना, 10 माइनस 3Q प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है। तो एबीसी हमारा हो गया क्या, 10 माइनस 3Q प्लस Q का स्क्वायर। कहीं है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल कॉस्ट हमारा वही दिया हुआ है, एवरेज टोटल कॉस्ट निकालना है। एवरेज टोटल कॉस्ट बोलिए या फिर एवरेज कॉस्ट बोलिए, एक ही चीज है। क्या होगा, टोटल कॉस्ट अपॉन Q। तो क्या हो गया भाई, टोटल कॉस्ट है 20 अपॉन Q प्लस 10Q अपॉन Q माइनस 3Q स्क्वायर अपॉन Q प्लस Q का क्यूब अपॉन Q, कितना आया, 20 अपॉन Q प्लस 10 माइनस 3Q प्लस Q का स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 में हमारा दिया हुआ है, तो हो जाएगा 4123, 4123 ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 45। 45 हमारा क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे दिया हुआ, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर एन ओपन इकोनॉमी, ठीक है। ओपन इकोनॉमी के लिए जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या है वो चुनना है, ठीक है। देखिए क्या होगा, पहला स्टेटमेंट है, स्टेरिलाइजेशन इंप्लाइज नलिफाइंग द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन ऑन डोमेस्टिक मनी सप्लाई। बिल्कुल, स्टेरिलाइजेशन जो है सेंट्रल बैंक अपनाता है, इसीलिए है ताकि फॉरेन एक्सचेंज का जो ट्रांजेक्शन होता है उसके कारण हमारा मनी सप्लाई पे जो अफेक्ट होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हमारा सही हो गया। नेक्स्ट है, इन अ स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक, अ परचेज ऑफ फॉरेन एसेट्स शुड बी मैच्ड बाय अ सेल ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स। हाँ, हम लोग कितना का फॉरेन एसेट्स को परचेज कर रहे हैं उतना ही के बराबर जो है सेल ऑफ डोमेस्टिक एसेट्स होना चाहिए। ये भी स्टेटमेंट सही है, स्टेरिलाइजेशन इंटरवेंशन इसी प्रकार का होता है। नेक्स्ट क्या है, इन एन ओपन इकोनॉमी विथ फिक्स एक्सचेंज रेट एंड परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी द सेंट्रल बैंक कैन परस्यू इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी। इंडिपेंडेंट कैसे हो जाएगा भाई, जब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है और परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, तो एक प्रकार से ग्लोबल सिनेरियो पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर है, स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन विथ परफेक्ट एसेट्स सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अंडर फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अलाउ द एक्सचेंज रेट टू डेप्रिसिएट। नहीं, अगर हमारा परफेक्ट कहता है ना, स्टेरिलाइज्ड इंटरवेंशन जो होता है, ठीक है, वैसे समय में जहां पे परफेक्ट एसेट सब्स्टिट्यूशन हो, तो वहां पे जो आपका एक्सचेंज रेट है उसमें आप डेप्रिशिएट नहीं कर सकते अपने आप से, ठीक है। फिर है, रियल एक्सचेंज रेट कैन एक्सचेंज ओनली ड्यू टू चेंज इन नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नहीं, रियल एक्सचेंज रेट कैन चेंज बाय नॉमिनल एक्सचेंज रेट, इन्फ्लेशन, और भी जो सिचुएशन कंट्री का जीडीपी, ये सब चीजों पे निर्भर करता है। तो सिर्फ नॉमिनल एक्सचेंज रेट पे डिपेंड करता है, ये गलत है। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन ए और बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, कहता है सपोज यूएस इंटरेस्ट रेट जो है, यूएस का जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 3%। 3% का मतलब कितना हो गया, 0.03, है ना। द एक्सचेंज रेट इन स्पॉट मार्केट इज 80। स्पॉट मार्केट में क्या है, 80 है, ठीक है। इन अ 3 मंथ फॉरवर्ड मार्केट 81, फॉरवर्ड मार्केट कितना है, 81, ठीक है। मंथ में दिया है तो 3 मंथ होगा, 3 मंथ दिया एक क्वार्टर का, तो ईयर में बदलेंगे 12/3, ठीक है। मंथ 3 मंथ में दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग 12/3 लिखेंगे ईयर के रूप में, है ना।
फॉर्मूला है नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द पर एनम रिटर्न ऑन यूएस बॉन्ड इन रूपी टर्म। रूपी टर्म के आधार पर कहता है पर एनम रिटर्न क्या मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है, रिटर्न का फॉर्मूला होता है जो इंटरेस्ट रेट यूएस का है प्लस फॉरवर्ड मार्केट एक्सचेंज रेट माइनस स्पॉट एक्सचेंज रेट अपॉन इतना इंटू टाइम 12/3, ठीक है। कितना हो जाएगा भाई 0.03 प्लस एफ माइनस एस, तो 81 माइनस 80 आएगा 1/80 इंटू ये कट जाएगा 4 होगा 4, क्या होगा 0.03 प्लस 4/80 होता है 0.05 जो कि हमारा हो जाएगा 0.08 मतलब कि 8%, ठीक है। कहीं है बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 2 दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है 47 नंबर। ये कह रहा है कि भाई एक फंक्शन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है फंक्शन, फंक्शन है e का पावर -1/2x², ठीक है। ये कन्वेक्स कनकेव कब है, तो सबसे पहला काम इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा -1/2 फिर e का पावर -x² इंटू -2x, ठीक है। अच्छा 1/2x² है ना, ये मैं उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, इसको ऐसे लिखेंगे e का पावर -1/2x², ठीक है। और यहाँ माइनस क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, ऐसे होगा। तो यहां से क्या हो गया हमारा, इससे हमारा हो जाएगा -2x e का पावर -1/2x², ठीक है। डबल डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे -2 को बाहर रखते हैं, है ना, x को पहले बाहर रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, कितना आएगा ये थोड़ा सा मैंने मिस्टेक किया है डिफरेंशिएशन में, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा चेक कीजिए, है ना। चलिए फिर से देखिए इसको, हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इसका तो e का पावर -1/2x² ही रहेगा इंटू -1/2x² का क्या होगा 2x होगा, ठीक है, ये होगा। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, -x e का पावर -1/2x² होगा, ठीक है। तो करेक्ट कर लीजिएगा इसको, है ना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा हमारा भाई, अब इसको u इंटू v में कीजिए, तो -x को बाहर रखें, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से क्या आएगा -x e का पावर -1/2x² इंटू फिर माइनस प्लस का साइन देंगे माइनस e का पावर -1/2x² को बाहर रखेंगे, -x का -1 होगा, तो बचा कितना -x² e का पावर -1/2x² माइनस e का पावर -1/2x², दोनों में कॉमन है e का पावर -1/2x², बचा इधर कितना x² -1, ठीक है। अब देखिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमारा होता है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 है इसका मतलब क्या होगा, और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा कन्वेक्स होता है ना, और लेस देन 0 है तो वो हमारा कनकेव होता है, क्या होता है कनकेव होता है, ठीक है। कब होगा ऐसा भाई, देखिए अगर हमारा यहाँ पे ये हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, अगर x² जो है हमारा, ठीक है, वो क्या हो गया ग्रेटर देन 1 हो गया, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आएगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो x² ग्रेटर देन 1 का मतलब है मॉड्यूलस x ग्रेटर देन 1, तो x ग्रेटर देन 1 होने पे क्या होगा कन्वेक्स होगा, कहीं है x ग्रेटर देन 1 पे कन्वेक्स, हाँ बिल्कुल ये है, तो यही हमारा 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब x² जो है वो लेस देन 1 होगा, या फिर बोलिए x मॉड्यूलस जो है वो लेस देन 1 होगा, तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी हमारा लेस देन 0 हो जाएगा।
यहाँ पे क्या होगा, फंक्शन कनकेव होगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपका कन्वेक्सिटी और कनकेविटी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा, है ना। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है ना। 48 क्या कह रहा है भाई, 48 कह रहा है जो गैरन ट्रिब्यूनल was constituted, the Garen Tribunal was constituted during the colonial time too। जो हमारा गैरन ट्रिब्यूनल था, है ना, वो कॉलोनियल टाइम में कंस्टिट्यूट किया गया था। क्यों किया गया था, ये डिस्कस करने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए, ठीक है, कि इंडिया पर मिलिट्री एक्सपेंसेस इंडिया कितना बियर करेगा, ब्रिटेन कितना बियर करेगा, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इंडिया की और क्या है ब्रिटेन की, ये कॉलोनियल टाइम में ये बनाया गया था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 2 है, डिस्कस एंड डिसाइड अबाउट द डिवीजन ऑफ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन ऑन मिलिट्री एक्सपेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर है 49। क्या है 49? 49 क्या कह रहा है भाई, सपोज इन अ क्लोज्ड इकोनॉमी एग्रीगेट डिमांड इज गिवन एज एडी इक्वल्स ए वाई आई, वेयर y is real income, I is interest rate। ठीक है, IS curve represent a locus of different combination of y and I which gives y equals, हमारा जो IS कर्व है वो क्या है, y equals a into y I। ठीक है, ये दिया हुआ है ना। व्हाट इज dy by di, तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy by di, है ना, इक्वल्स, इधर देखिए जब एक बार हो जाएगा ए वाई डी वाई बाय डी आई और एक बार हो जाएगा ए आई, मतलब जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट किए y के संदर्भ में तो सबसे पहले एक बार ए वाई लिखे, फिर क्योंकि i के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी आई साथ में लिख देते हैं, है ना। आप लोग को मेरे उम्मीद से पता होगा, सिंपल डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है ना, ये आप लोग को आता होगा। डी वाई बाय डी आई इक्वल माइनस लिख सकते हैं ए वाई इंटू डी वाई बाय डी आई इक्वल्स ए आई। ठीक है, तो ए आई कहने का मतलब इसको हम आई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए इसको। ठीक है, अब क्या हुआ, डी वाई बाय डी आई कॉमन निकल गया, क्या है 1 माइनस ए वाई इक्वल्स ए आई। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी आई इक्वल्स हो जाएगा ए आई अपॉन 1 माइनस ए वाई। ठीक है, कहीं है यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ए डैश लिखा हुआ, हम डैश नहीं लिख करके सिंपली ए आई और ए वाई लिख दिए हैं, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, कहता है अमंग द न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट ऑफ आरबीआई सजेस्टेड बाय वाईवी रेड्डी वर्किंग ग्रुप, है ना। याद रखिएगा न्यू मॉनेटरी एग्रीगेट जो है, जो कि 1997 या 1998 में आया है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, ये वाईवी रेड्डी के द्वारा जो है सजेस्ट किया गया था, है ना। तो कहता है विच वन इंक्लूड टाइम डिपॉजिट ऑफ मैच्योरिटी अप टू 1 ईयर बट नो लॉन्गर मैच्योरिटी। देखो NM1 जो हमारा है वो NM1 तो सिंपली वही M1 वाला कंसेप्ट है, ठीक है, C प्लस DD प्लस OD। NM2 जो है ये होता है NM1 प्लस शॉर्ट टर्म वाला जो होता है ना, शॉर्ट टर्म टाइम डिपॉजिट, मतलब जिसकी मेच्योरिटी अप टू 1 ईयर होती है, ये है। ठीक है, तो इसमें इंक्लूड होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि NM3 में लॉन्ग टर्म टाइम डिपॉजिट जो उससे शामिल किया जाता है। ठीक है, चलिए हाँ 51 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, क्या है भाई, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आउटपुट, है ना, ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड इज 5%। क्या है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कितना 5%, है ना। उसके बाद है इफ द शेयर ऑफ कैपिटल, if the share of capital and labor are 0.6 and 0.4 respectively and capital and labor grow, मतलब किस रेट से ग्रोथ होता है कैपिटल लेबर का, 10% and 5%, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द सोलो रेसिडुअल फॉर द आउटपुट फंक्शन गिवन, इतना। ठीक है, देखिए सोलो रेसिडुअल का फॉर्मूला है जी वाई इक्वल्स जी ए प्लस अल्फा
जी के प्लस 1 माइनस अल्फा जी एल। ठीक है, यहाँ पे जब हम बात करते हैं जी वाई का, तो जी वाई का मतलब हो गया ग्रोथ रेट ऑफ द आउटपुट, कितना परसेंट से बढ़ रहा है, 5%, तो पूरा पूरी 5 ही लिखते हैं। ठीक है, और जी ए जो हमारा है सोलो रेसिडुअल है। ठीक है, ये क्या है, सोलो रेसिडुअल है ना, मतलब व्हाट जो हम लोग निकालना है। यहाँ पे अल्फा का मतलब है शेयर ऑफ कैपिटल। क्या है अल्फा मतलब, शेयर ऑफ कैपिटल। तो शेयर ऑफ कितना है, 0.6 है। ठीक है, और किस रेट से कैपिटल ग्रोथ कर रहा है, 10% से, तो 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 माइनस अल्फा जो है वो शेयर ऑफ लेबर है, वो कितना है, 0.4 है। और लेबर किस रेट से ग्रो कर रहा है, 5% रेट से ग्रो कर रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से हम लोग सीधा निकाले जी ए बराबर, इसको 5 इधर लिख देते हैं, 5 माइनस क्या हो जाएगा, 10 इंटू 0.66 प्लस कितना हो गया, 2, है ना, कितना हो जाएगा, अच्छा कहीं मिस्टेक है क्या, डी ए माइनस हो जाएगा ना, ये भी, ये उधर उधर जाएगा तो ये भी माइनस होगा, ये उधर जाएगा ना तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो कितना 5 माइनस 8 मतलब -3%। कहीं है -3%, बिल्कुल ऑप्शन 3 में है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कंसीडर एन इकोनॉमी विथ परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, fixed price level and flexible exchange rate, what will be the effect of a rise in foreign interest rate on output। ठीक है, मुंडल फ्लेमिंग से इसका आपको आंसर मिल जाएगा, है ना, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। कह रहा है परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी है, फिक्स्ड प्राइस लेवल है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होने के कारण जब फॉरेन इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, तो हमारा पैसा आउटफ्लो होगा, है ना, फॉरेन कंट्रीज में। क्लियर, आउटफ्लो होने के कारण जो हमारे करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी है, उसका वैल्यू क्या होगा, वो डेप्रिसिएट करेगा। क्या करेगा, डेप्रिसिएट करेगा। ठीक है, डेप्रिसिएट कर जाएगा, तो वैल्यू डेप्रिसिएट करने के कारण हमारा जो एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट जब चीप होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, है ना, क्या होगा, एक्सपोर्ट जो है वो राइज करेगा। एक्सपोर्ट राइज करने से हमारा जो एक्सपोर्ट इनकम वो बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा और उससे आउटपुट भी हमारा बढ़ेगा, तो आउटपुट विल राइज। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 54 है, वो कह रहा है इनवर्स डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, कितना, P इक्वल्स दिया हुआ है A माइनस बी क्यू। ठीक है, कह रहा है ए बी पॉजिटिव है, कांस्टेंट है, तो इलास्टिसिटी कितना होगा एट Q इक्वल्स A अपॉन बी पी टू बी। देखो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है हमारा माइनस डी पी डी क्यू माइनस डी क्यू अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P दिया हुआ है ना, तो इसको dp अपॉन डी क्यू निकालते हैं। dp अपॉन डी क्यू क्या होगा, माइनस पी। अब इसको उल्टा कर दो, तो dq अपॉन dp क्या हो जाएगा, -1/d। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है ed इक्वल्स -1/b इंटू पी, कितना है, a माइनस बी क्यू है, बटा कितना है, q। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कैंसल, कितना हो जाएगा, 1/b इंटू ए माइनस बी, क्यू के जगह पे लिख सकते हैं हम लोग a बटा 2b, चूंकि दिया हुआ है ये, होल डिवाइडेड बाय क्यू के जगह पे क्या लिखेंगे, a बाय 2b। ठीक है, क्या हुआ, ये b और ये b कैंसल हो गया। ठीक है, बचा कितना, 1/b इंटू ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, 2a माइनस ए बाय कितना हो गया, ए बाय 2b। ठीक है, तो यहां से ये b और ये b कैंसल, कितना बचा, ऊपर बच गया हमारा a बाय a बटा 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2a बाय a,
ए और ए कैंसल, बच रहा है हमारा 2। ऑप्शन में तो 2 नहीं है, क्या कहीं पे मिस्टेक है? आप लोग को ऐसा लग रहा है क्या? हमारा कितना है? ए माइनस बी क्यू, तो बी क्यू के जगह पे तो ठीक से पुट यहाँ पे हुआ ए माइनस बी क्यू अपॉन क्यू, ठीक है, सही है। यहाँ पे पुट हुआ ए माइनस ए इंटू 2b, तो बी बी कैंसिल हो गया। इसको समराइज किए तो 2a माइनस ए। अच्छा, नीचे 2 बच गया था ना हमारा, ये नीचे होल डिवाइडेड बाय 2 तो रहेगा ना, कट जाएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा ना इसको, मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे कहाँ मिस्टेक था। ये जो है ना, जब हम लोग इसको सॉल्व किए हैं, ये b और b को काटे हैं तो 2 यहाँ पे गया, तब हमारा 2a माइनस ए हुआ, तो होल डिवाइडेड बाई ये 2 रहेगा ना आखिर, ठीक है, ये होल डिवाइडेड बाई 2 तो रहेगा, वही 2 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, a अपॉन 2, a अपॉन 2, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 4 दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट वाज द मेंबर ऑफ रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस ऑफ 1993। देखिए इसका आंसर जॉन मैनॉर्ड केन्स होगा, है ना। ब्रिटिश का एक रॉयल कमीशन का इकोनॉमिस्ट बन के यहाँ पे ये आए थे, ठीक है। उसी समय इन्होंने बुक लिखा था एक, है ना, इंडियन फिनांस एंड करेंसी, है ना, तो उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। रॉयल कमीशन ऑन करेंसी एंड फिनांस 1993 का जो इकोनॉमिस्ट थे वो कौन थे? वो जॉन मैनॉर्ड केन्स थे, ठीक है। तो ये हमारा आज का 55 क्वेश्चन तक हो गया, 15 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, है ना। तो नेक्स्ट आगे डिस्कस किया जाएगा इन योर नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।